वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप इंतखाबात के हवाले से सबसे बड़ी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इलेक्शन सेल में मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं। हमारे इंतखाबी हलकों में जो नुमाइंदगान हैं वो हमें लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। मुबस्सरीन तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमें हमारे मेहमान ने ज्वाइन किया, ताहिर मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला। आज के दिन में यकीनन वोट कास्ट करने के लिए भी आपका इरादा है और यहाँ से जाने के बाद आप वोट भी कास्ट करेंगे। मैं तो वोट की अहमियत के बारे में हम बात, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं तो लाजमी सी बात है, जितनी हम वोट की अहमियत को समझते हैं तो हमारी शिफ्ट्स भी इसी तरह लगी है कि अभी हम जाके वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग ताहिर नईम मलिक साहब से क्योंकि हमने पूछते हैं, ताहिर नईम मलिक साहब बड़े नशेबो फराज, अप एंड डाउन आपने देखे, बतदरीज हालात में बेहतरी भी देखी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी भी हमने देखी। यूथ अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूँगा, मुझे कहने दिया जाए कि इकबाल के शाहीनों को मुस्तकबिल और फ्यूचर प्रोड्यूस करवाना था हमने, वही हमारा रोशन मेमार हैं। हमने उनको अपने ज़ाती पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया, हमने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया इकबाल के शाहीनों के हवाले से। और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा किया। 18 से 25 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनकी बहुत 4 करोड़ से ज़ायद जो है एंट्री हुई है इस दफ़ा नए वोटर्स की। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी कौम को और इलेक्शन कमीशन को कि इंतखाबात का इनेकाद, ये जो बेयकीनी थी कि इंतखाबात हो नहीं पाएंगे, तो अब पोलिंग शुरू हो चुकी है। और पोलिंग हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से लेके और इस्लामाबाद तक मुल्क के तूलो अर्ज़ में लोग कतारों में खड़े हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरी जो बात आपने की, एक जो की फैक्टर है, जो खसूसियात हैं इस मुनफरिद इन इंतखाबात की, कि इतनी बड़ी तादाद में यूथ वोटर जो 2.25 करोड़ के करीब है नया ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि पिछली फहरिस्तों में भी यूथ वोटर है, जिसकी जानिब आपने इशारा किया कि 18 से 25 साल। तो 18 साल की उम्र में कोई भी नौजवान जब पहुंचता है, मर्द या खातून, तो उनका ऑटोमेटिकली वोट रजिस्टर हो जाता है। जिस तरह वो ड्राइविंग लाइसेंस के एल होते हैं, शनाख्ती कार्ड के एल होते हैं, तो वंस उनके पास ये डॉक्यूमेंट आता है तो वो डाटा इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। तो ये वो नौजवान हैं जो अगले 3-4 दहाइयों में पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा करेंगे और मुस्तकबिल फिर पाकिस्तान का इन्हीं से वाबस्ता है। तो ये बड़ी अहम बात है कि वो सियासी अमल में शरीक हों। और उनके बारे में एक राय थी कि वो गैर सियासी हैं, मुल्क इस उम्र के सॉरी ताहिर नईम मलिक साहब, मैं आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुकता क्या कि हमारे देखने वाले और हमारे नौजवानों को भी ये पैगाम दिया जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सिब्बी के दरबार और उनके कुछ इरशादात और फरमुदात जिनका हम बार बार जिक्र भी करते हैं, जिसमें नौजवानों को उन्होंने खुसूसी तौर पर कहा कि एक ग्रोह आपको खुदा न ख्वास्ता रागिब कर सकते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ना है और तालीम हासिल करनी है। नौजवानों को कोई पैगाम आज के दिन के हवाले से? और कहना चाहूँगा कि नौजवान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने आए और उन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेने की और हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो उन्होंने उन्हें बॉब मार्ले की बुक दी कि आपने ये पढ़ी है ऑन नेगोशिएशन, कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से पहले सियासत किस अमल का नाम है और रियासत के क्या मफादात हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि नौजवानों से इंटरेक्ट करें ताकि उन्हें कोई शर पसंद, कोई ऐसे गैर रियासती अनासर और रियासत दुश्मन अनासर उन्हें इंगेज ना कर सकें। तो उनको हमें मुस्बत कौमी धारे की तरफ ले जाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो फरमुदात हैं, जो स्पीचेस एंड स्टेटमेंट हैं, और ख़ुद उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी, तो वो जलसों के बाद पहले यूनिवर्सिटियों में गए, यानी अलीगढ़ मूवमेंट थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने केस बिल्ड किया और वहाँ उन्हें एतमाद में लिया। तो हमें कायद-ए-आज़म जैसी बलबला अंगेज क़यादत की ज़रूरत है, जो जिसने एक मजबूत एक तस्वर से एक रियासत। हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे शाजिया, क्योंकि हमने नाजिया के पास जाना है। नाजिया के पास क्या ताज़ा तरीन है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने की नौजवानों के हवाले से, तो हमें ये देखे ये जो जितनी भी सियासी जमातों के मंशूर थे, हाँ। तो उन मंशूर में नौजवानों के लिए क्या था? मतलब एक बात वही आ जाती है, मंशूर मुकाबला शऊर, तो नौजवानों को जो शऊर दिया जाना था वो कितना हमारी सियासी जमातों ने दिया है। अच्छा, सियासी बलूगत अपनी जानिब है, लेकिन नौजवानों के हवाले से शाजिया आपका नुकता बढ़ाया में सजाद साहब,
नौजवान जो कि हमारा मुस्तकबिल हैं, यही नौजवान कल इस कौम और इस पूरी स्टेट के लिए बड़ा कलीदी रोल अदा करना था उन्होंने। अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसे वाक़यात हुए, मुझे बहुत ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ कि जो हमारे सिंबल हैं, जो हमारी कौमी सलामती है, उसमें बड़े, बल्कि मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हमें नाजिया की तरफ जाना होगा। नाजिया, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पीटीवी न्यूज़ के जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनका और हमारा साथ इंतखाबी अमल में और आखिरी वोट के काउंट होने तक जारी रहेगा। एक तरफ अपने नुमाइंदों से हम आपका इंटरेक्शन करवा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके लिए जानना अज हद ज़रूरी है। इससे पहले मैंने बात की पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, पोलिंग बूथ के हवाले से, और अब हम आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात, जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करूँ तो ये हैं 17,816। कौमी असम्बली में जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद है 5,121, जबकि सूबाई असेंबली में ये तादाद है 12,695। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है जनाब 11,785। ये वो सारी उम्मीदवारों की तफसीलात है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कौमी असेंबली में उम्मीदवारों की तादाद की अगर बात करूं तो जो कुल उम्मीदवार बन रहे हैं वो हैं 5,621। आज़ाद उम्मीदवार जो वहां मौजूद हैं वो हैं 3,748। सियासी जमातों की उम्मीदवारों की बात अगर मैं करूं तो वो है 18,073। ये सूरत हाल है कौमी असेंबली में उम्मीदवारों की तादाद की इलेक्शन 2024। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों की तादाद की तो कुल उम्मीदवार बन रहे हैं 12,695। आज़ाद उम्मीदवारों की बात करूं तो ये हैं 8,537। सियासी जमातों की उम्मीदवारों की हम बात करें जनाब तो वो बनते हैं 4,158। ये सूरत हाल है सूबाई असेंबली में उम्मीदवारों की तादाद की। इलेक्शन 2024 का अहवाल आपके सामने रख रहे हैं। ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद ये बहुत ही दिलचस्प है। कुल उम्मीदवार इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं 882। कौमी असेंबली में ये तादाद है 312। सूबाई असेंबली की तादाद की बात करूं तो ये बनती है 570, जबकि ख्वाजा सरा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काबिल तहसीन बात है उनकी तादाद है 4। ये सूरत हाल है ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद की, और ये सारी सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं इलेक्शन 2024 की। कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों की तादाद आपके सामने रख देते हैं। कौमी असेंबली की अगर बात करें तो टोटल तादाद बन रही है 882। सूबाई असेंबली की बात करें तो ये तादाद है 312। सूबाई असेंबली की अगर बात करें तो बनती है तादाद 570, जबकि ख्वाजा सरा की तादाद इसमें है 4। इलेक्शन 2024 हमारा मकसद आपको तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन की फ्राहमी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। गाहे बगाहे अपने नुमाइंदों से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मौजूद है। पाकिस्तान टेलीविज़न की जिम्मेदारी है कि वो आप तक पहुँचा रहा है बर वक्त मगर मुस्तनद खबर। फिल वक्त चलते हैं मेन पैनल की जानिब। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी नाज़रिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, क्रेडिट गोज टू, अब ये एक सवालिया निशान है क्योंकि इसमें पूरा एक टीम वर्क है। हमारी मैनेजमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका एक बड़ा रोल है। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात। बड़ा अहम और बड़ा की रोल आपने प्ले किया। एक बड़ी मौसर हिकमत अमली हमें नजर आई। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी। बड़ी हम समझते हैं कि अच्छी हिकमत अमली थी क्योंकि पहले ये बताना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है हम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आपने वोट भी डाल दिया, वोट भी कास्ट किया माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि इतने जो कयास आराइयाँ थी सब ने दम तोड़ दिया। आप लोग की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही, इलेक्शन कमीशन को बहुत मुआवनत फराम की, और बिल आखिर आज तारीख रकम होने जा रही है। 8 फरवरी को जनरल इंतखाबात होने वाले, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस हलके में मेरा वोट था, कौमी असम्बली का हलका 246, माफ़ कीजिएगा NA 46, कौमी असम्बली का हलका 46, तो वहाँ पर जो है वो जब पोलिंग स्टेशन खुला तो मैं पहला वोटर था और मैंने अपना वोट डाल दिया। तो मैं तमाम वोटर्स को, जो कोई 12 करोड़ के करीब हैं, तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी आपकी पसंदीदा जमात है या पसंदीदा उम्मीदवार है, घरों से जाएं, सिर्फ छुट्टी ना मनाएं, जाकर वोट करें। और जब आप वोट डालेंगे तभी आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपका
और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो। तो ये वोट डालना हुब्बुल वतनी की निशानी है। ये जाहिर करता है कि आप चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोग बड़ी मेहनत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स हैं, आप लोग हैं, तो मुबारकबाद के मुस्तहक आप लोग हैं। आपने ज़्यादा मेहनत की। सोलंकी साहब, मुबारकबाद की मुस्तहक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि बहुत हम इंटैक्ट रहे, बड़ा काम किया। एक तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ जो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ रहा, आप तो वैसे यू आर पार्ट ऑफ इट, आप इसका हिस्सा भी हैं। ये बताइएगा किन नशेब व फराज का आपने सामना किया, बड़ी क्या साराइयाँ थी, एक अनसर्टेनिटी सी थी, इंतखाबात कहीं मुलतवी ना हो जाएं, प्रेशर भी आप पे बहुत था, कुछ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। 17 अगस्त जुमेरात का ही दिन था पिछले साल 2023, जब हमारी काबीना ने हल्फ लिया, और अगले दिन 18 अगस्त को जुमे के रोज़ हमारी काबीना का पहला इजलास था। मुझे पता था कि काबीना के पहले इजलास के बाद पहली मुझे मीडिया ब्रीफिंग देनी होगी बतौर वज़ीर इत्तलात, और मुझे यकीन था कि पहला सवाल यही होगा कि इलेक्शन कब करार है और होंगे वक्त पर या नहीं होंगे। तो इसलिए उस सुबह मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को फ़ोन किया कि जी मैंने आपसे मिलना है काबीना के इजलास के बाद। तो अक्सर औकात वो जुमे को लाहौर चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो लाहौर जाना है। मैंने कहा बराए मेहरबानी कुछ देर रुकिए, काबीना के इजलास के फ़ौरन बाद मैं आपके पास आऊँगा, और मुझे ज़रूरत है समझने की कि इलेक्शन का पूरा अमल कैसे गुजरेगा, क्योंकि मुझे इन्हीं सवालात का जवाब देना है। तो काबीना के इजलास के बाद तो पूरी काबीना गई लंच पे, तो मैं वहाँ से पतली गली पकड़कर सीधा इलेक्शन कमीशन, और कोई 1-1.5 घंटे की ब्रीफिंग के बाद में मुझे एक काबीना के एक रफ़ीक ने बताया कि वो वज़ीर आज़म पूछ रहे थे मेरा वज़ीर इत्तलात किधर है। मैंने कहा जी वो कहीं गए हुए हैं किसी काम से। तो ऐसा ही हुआ कि जो पहली जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही सवाल था कि आप इलेक्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और इस पूरे अरसे के अंदर आपको पता है कितनी कयास आ रही हैं, वो जी मौसम ख़राब होगा, वो जी दहशत गर्दी है, वो जी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो जी ये लोग तो जाना नहीं चाहेंगे, अपनी कुर्सी पे चिपके हुए हैं। यहाँ तक कि सेनेट के फ्लोर पे आपको याद होगा कि करारदाद आई 12 सेनेटर्स की कि जी इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। तो बग़ैर किसी झिझक के मैंने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि नहीं, हम इस करारदाद की मुखालफत करते हैं और इलेक्शन होंगे और मुकर्रर तारीख पे होंगे। उसके बाद तो मैंने रटाई लगा लिया था जुमेरात 8 फरवरी 2024, और आज हम यहाँ। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल एक हमें नज़र आ रहा है कि बड़े मुनफरिद किस्म के इलेक्शन, हसास नोयत के इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख में कहा जाए तो गलत ना होगा, आप लोगों के लिए बड़े चैलेंजेस रहे कि एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट उसके डिसीजन लेना, उसको अमल दरामद कराना। मगर सर ऐसी क्या आप लोगों के पास जादू की छड़ी रही है कि इतने कम मुद्दत में आप लोगों ने एक डायरेक्शन ऑलरेडी जो है ना एक बना दी है, इकोनॉमी को ले लें या दीगर मामलात को ले लें, जो दीगर सियासी जमातें 3 बार 4 बार बारियां लेने के बावजूद नहीं कर सकी। 18 अगस्त को पहली जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने कहा था, बाद में भी मुतअद्दिद बार यही बात की कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ वादा करते हैं कि जिस हालत में मुल्क हमें मिला है उससे बेहतर हालत में छोड़कर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके जाएंगे। तो मुझे खुशी है, अल्लाह का करम है कि हम अभी तक उस वादे पर कायम रहे हैं और अल्लाह ने हमारा भरम रखा है। यकीनन बहुत सारे मसाइल थे, सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, मईशत के मामलात भी हैं। जिस दिन काबीना ने हल्फ उठाया उस दिन इंटरबैंक में डॉलर का जो रेट था वो 196 रुपये था, माफ़ कीजिएगा 296 रुपये था, और उस दिन 350 से 400 रुपये तक ओपन मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा था। वैसे पॉलिटिकली और इकोनॉमी की भी अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात। नाजिया, आपकी तरफ आते हैं। आप
बल्कि हम बताते हैं कि इस वक्त NA 123 लाहौर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं, NA 123 लाहौर, जहां मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून बमुकाबला लियाकत बलोच जमात इस्लामी से ताल्लुक था, और इसके साथ अफजाल अजीम साहब भी आज़ाद उम्मीदवार, और TLP बमुकाबला अमजद नईम साहब। ये तमाम 4 कैंडिडेट्स थे वहां पर। NA 123 लाहौर बहुत अहम बड़ा मुकाबला जी, बहुत बड़ा, मतलब टफ मुकाबला भी रहा और बड़ा मुकाबला भी रहा। ठीक है मैम, सोलंकी साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि साबिक वजीर आजम जो है वो भी अपना वोट कास्ट कर लिया है उन्होंने। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। अब हमारे निगरान वजीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला वोट आप गए, आपने वोट भी कास्ट किया, एक्सीलेंट के साथ सर पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से हमने आपसे बात करनी है। हमने ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की ट्रांसमिशन और इलेक्शन सिटी का इनकाद और इसके क़याम में आपका बड़ा कलीदी रोल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी कमिटमेंट जो PTV के साथ रही, पहला टॉक शो भी आपने PTV के साथ किया। जी, मेरे ख्याल में ये मेरी जिम्मेदारी थी कि जिस इदारे का मैं सरबराह हूँ, जिस वजारत का मैं सरबराह हूँ, उसके तहत जो ज़राए इब्लाग के इदारे हैं, अगर मैंने उनको इज़्ज़त नहीं देनी तो फिर मैंने अपने आप को भी इज़्ज़त नहीं देनी। तो ये ज़रूरी था। और पाकिस्तान टेलीविज़न हमारा एक कौमी नशरियाती इदारा है, इसके मयार को अभी और मज़ीद बुलंद होना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हम मुंतखब क़यादत के को ये ज़िम्मेदारी सुपुर्द करेंगे तो हम जो आने वाले जो वज़ीर इत्तलात होंगे या होंगी, ये तो क़यादत ने ख़ुद फैसला करना है, उनको हम अपना एक हैंडओवर नोट ज़रूर देंगे कि जी ये हमारी हासिलात हैं, ये हमारी कामयाबियां हैं, ये हमारी कमज़ोरियां हैं, हमारी सिफारिशात ये हैं कि इसको आगे लेकर जाएं। स्पेशली SIFC के लिए आप लोगों ने बड़ा बेहतर काम किया है। जी, SIFC पिछली हुकूमत के वक्त में पार्लिमान के एक एक्ट के तहत वजूद में आई थी, लेकिन हमने अपने तौर पर अपना एक काम जो है वो किया। और ये जो आप पूछ रहे थे कि ये कैसे हो गया, वो इस तरह से हो गया कि मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो काबीना तश्कील दी उसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल लोगों को रखा। अब आप तसव्वुर करें कि अगर मुझे महकमा ज़राअत का वज़ीर बनाते तो फिर मैंने क्या कर लिया। तो जितने भी लोगों को उन्होंने मुंतखब किया वो अपने शोबे के हवाले से उनकी जानकारी थी, तजुर्बा था, तो इसी वजह से हमारा काम जो है वो निस्बतन आराम से, स्मूथ तरीके से और बेहतर तरीके से। ताहिर साहब कुछ जी, मैं पहले तो ये मुबारकबाद भी दूंगा, और मैं समझता हूँ कि सोलंकी साहब की जहाँ इंतखाबात के इनेकाद की खुशी है, दूसरी खुशी ये है कि दोबारा सहाफ़त में वापस आएंगे, क्योंकि हमारे साथ रहे। और मैं समझता हूँ कि इन्हें बड़ी खुशी हो रही होगी ये जो आज इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है, क्योंकि इनकी सारी उम्र जमहूरियत और इंतखाबात और उसके साथ एक फर्म कमिटमेंट हमें नज़र आती है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जो कुछ स्टेबलाइजेशन आई है, कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, और कुछ जो अमल हमारे माशी और ये आने वाली हुकूमतों के लिए हमने एक रोड मैप, और आप ये कह लें कि बना ली है कि बाज़ औक़ात पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए ये डिसीजन लेने टफ भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत मुंतखब होगी, आज अवाम जिसके हक़ में फ़ैसला देंगे, उसके पास आपने एक डायरेक्शन सेट कर दी। तो क्या आप इस पे उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और हमारा जो माशी इस्तेहकाम और इस वक्त मौजूद है ये बरकरार रहेगा? अभी आप सड़क पर किसी भी आदमी से पूछें या सामने जो कैमरामैन खड़ा है उससे पूछ लें, जो लोग यहाँ पर मुख्तलिफ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, किसी से भी पूछें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो बताएंगे कि मुआशी मसला सबसे बड़ा मसला है, रोज़गार का, अफराते ज़र का, अच्छी हुक्मरानी का, बेहतर ख़ारजा ताल्लुकात का, अच्छी मकामी हुकूमतों का, ये वो बुनियादी मसाइल हैं। बिल्कुल नीला पीला सब्ज़ सुर्ख काला वो मामला नहीं है, कौन सी जमात, जो असल जो अवाम के मसाइल हैं वो यही हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि इस पर इत्तेफाक राय है, और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ हमने हासिल किया है, पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रियम्बल में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एक कौमी इत्तेफाक राय जो सड़क पर भी है, जो स्टूडियो में भी है, कंसेंसस, तो उसके तहत जो है मुल्क जो है वो जो भी लोग आएंगे, जो भी क़यादत आएगी, उसका जो फोकस है
वो मुल्क के अवाम और उसका मुआशरा। सोलंकी साहब, हम कंटिन्यू करते हैं और आपको नाजरीन बताते चले, बड़ी अहम पेशरफ्त आपको बताते चले। जमहूरियत का हुस्न, आइन और कानून की बालादस्ती, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैलियों की क़यादत की भरपूर अंदाज से, उन्होंने भी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर दिया, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। शाजिया जी बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। और अब जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि पहले शहबाज शरीफ साहब जो कि 2 हलकों से हमें उम्मीदवार थे और उन्होंने भी वोट कास्ट किया था, इस वक्त बेनज़ीर शहीद भुट्टो की जो साहबजादी है जो कि बड़ी एक्टिव नजर आई, बहुत एक्टिव, और जिनके बारे में डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा था कि मुस्तकबिल में शायद उनकी जो झलक नजर आ रही है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की उसमें नजर आ रही है। मैं समझता हूँ सोलंकी साहब से पूछना चाहिए कि जो मैंने तजिया किया और दीगर तजियाकारों ने, हमें सिंध में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक था, वो राहिला मगसी हों, वो शाजिया मरी हों, वो आसफा, लेकिन वो वहाँ उनकी प्रेजेंस हमें सिंध जिसको अदरवाइज़ एक समझा जाता है कि ये इंटीरियर सिंध है और यहाँ शायद जो है लोग इस तरह सोसाइटी में ख़वातीन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेकिन ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बड़ी नज़र आई है सियासी अमल में। सोलंकी साहब देखें, सिंध के अंदर तो खैर ये एक सियासी रुझान है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म और सरबराह ममलकत जो है वो बनी है, तो एक तारीख़ तो है। लेकिन उससे पहले भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है वो एक बहुत बड़ी जमहूरी लीडर थी। 1964 के जो सदारती इंतखाबात थे उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो एक निशानी है, तो वहाँ तो है ही। लेकिन हमारे यहाँ अभी 2024 के जो इंतखाबात हैं, सवेरा प्रकाश जो है वो एक अक़लियती हिंदू खातून और खैबर पख्तूनख्वा में, तो सिंध तो है ही है। लेकिन आप ये देखें, ये अच्छी हमारे मिसालें हैं इस मुल्क की, वो जिस जमात के साथ भी हों, लेकिन ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अवाम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जमहूरियत से मायूस नहीं है। और इससे नाजिया की तरफ, हम ताहिर साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे, हमें नाजिया के पास जाना है। नाजिया, आपके पास हमें आना पड़ता है क्योंकि आपके पास कुछ डिफरेंट होता है। क्या है नाजिया आपके पास? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे नुमाइंदों के साथ हमारे इंटरेक्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं हसन तारिक बट, फील्ड में खासा तजुर्बा रखते हैं, उनसे इंतखाबी अमल के बारे में हमने बात की है, आप भी सुनिए। जी ओवर टू यू हसन। रावलपिंडी ज़िला में भी जो पोलिंग का अमल है अपने वक्त पे सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हो गया है। मैं इस वक्त NA 57 के अंदर मौजूद हूँ, जो कौमी असम्बली के रावलपिंडी की तरफ से, रावलपिंडी ज़िला की तरफ से 7 हलकों में से एक हलका है। NA 51 से लेकर NA 57 तक पंजाब असम्बली के अंदर रावलपिंडी ज़िला की 14 जो हैं वो हलके हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसके दादोशुमार के हवाले से बात करें तो इसकी आबादी जो है रावलपिंडी ज़िला की 61 लाख है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 38,57,000 है। 2671 जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें 989 जो हैं वो मर्दों के लिए, 964 जो हैं वो ख़वातीन के लिए और 718 जो हैं वो जॉइंट पोलिंग स्टेशंस हैं। पोलिंग बूथ जो हैं वो 6936 जो हैं वो रावलपिंडी ज़िला में कायम किए गए हैं। 3463 जिनमें मर्दों के लिए हैं, 3473 जो हैं वो इनमें ख़वातीन के लिए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। जो ये आम इंतखाबात हैं उसमें रावलपिंडी ज़िला में 188 उम्मीदवार जो हैं वो कौमी असम्बली की जो है इस ज़िले की जानिब से 7 सीटों को ग्रैब करने के लिए जो है वो इसमें जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह 421 जो हैं वो उम्मीदवार हैं जो रावलपिंडी ज़िला की पंजाब असम्बली के अंदर जो 14 सीटें हैं उनमें से जो है वो ग्रैब करने के लिए आज के इंतखाबात में जो हिस्सा ले रहे हैं। जो पोलिंग का अमल है वो आज सुबह जो है 8 बजे शुरू हुआ और अपने वक्त के ऊपर, और ये बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक बट, आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे थे। मजीद भी आगाही के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। फिर वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं शाहीन अख्तर इस्लामाबाद से, उनके पास भी इंफॉर्मेशन है। शाहीन, आपको पहले मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले ये बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, लोगों का जोश व खरोश कैसा है, हम ये जानने के लिए बेताब हैं। ओवर टू यू शाहीन।
इस वक्त मैं NA55 रावलपिंडी वेस्टेज एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे पोलिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। ख़वातीन, नौजवान, बूढ़े, हर तरह के लोग वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक नौजवान बता रहे थे कि वो अमेरिका से स्पेशल यहाँ अपने मुल्क के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात मौजूद हैं। मौसम ज़बरदस्त है। इस हल्के से नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, NA55 से 20 आज़ाद उम्मीदवार समेत 32 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कुल 4,31,832 रजिस्टर्ड वोट, जिनमें 2,21,050 मर्द और 2,10,783 ख़वातीन शामिल है। और बेहतरीन तरीके से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और बिल्कुल पुरअमन माहौल है। मौसम भी ज़बरदस्त है नाजरीन। जी बहुत शुक्रिया शाहीन सफदर आपका, आप हमें डिटेल से आगाह कर रही थी। आप भी अपना वोट कास्ट कीजिए, फिर हम दोबारा आपसे बात भी करेंगे, लेकिन फिल वक्त चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया नाजिया आपका। और जैसा कि इस वक्त हमारे साथ निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे कुछ सवालात भी करते हैं। सर, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के बेहतर इंतज़ामात नज़र आए, चैलेंजेस भी बहुत सारे थे, आप लोग की हुकूमत को भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। मंदूबीन जो हैं, बैनुल-अक़वामी मंदूबीन, उनको भी लाया गया, 150 के करीब हैं, और उन्होंने भी जिस तरह से एतमाद का इजहार किया और बड़ा तसल्ली बख्श एक जो इंतज़ामात थे उस हवाले से बात की। तो आपको क्या लग रहा है कि इस इलेक्शन पे इंटरनेशनली फोकस कितना है, बैनुल-अक़वामी तौर पे इसको किस तरह देखा जा रहा है? देखें, 2024 एक तरह से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इंतखाबात का साल है। एक हफ्ते बाद इंडोनेशिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, भारत में अप्रैल से शुरू होकर जून में ख़त्म होंगे, अमेरिका में नवंबर के अंदर सदारती इंतखाबात हैं। तो काफ़ी मुल्कों के अंदर ये है, तो दुनिया भर की नज़रें हैं इस पूरे इंतखाबी अमल पर। यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि नहीं जी, वो कोई बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स तो पाकिस्तान के इलेक्शन में आ नहीं रहे, तो 150 से ज़्यादा कोई गैर मुल्की सहाफ़ी भी नहीं आ रहे। आपको पता है कि 200 से ज़्यादा गैर मुल्की इदारों के लिए काम करने वाले सहाफ़ी पहले ही मौजूद थे। 100 से ज़ायद जो है वो अभी बाहर से आए हैं। जी, इसी तरह से गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स ने आपने बताया 100 से ज़्यादा। तो ये बात जो है वो झूठ साबित हो गई है। ज़ाहिर है जिन लोगों का मफाद है मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना, वो तो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो ख़ुद बोलते हैं। कल वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की सहाफ़ियों के एक वफ़द का एक इंटरेक्शन था, उनके साथ बातचीत थी, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो अब लोग जो है वो उनको ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा सकता। अहम जो बात है वो ये है कि आज हम देखते हैं कि कितना फ़ीसद लोग बाहर निकलते हैं। मौसम है, सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, इस तरह के मसाइल हैं, उसके बावजूद मैं आज जब सुबह 8 बजे पहुंचा तो मैं पहले पहुंचा, लोग आए, लेकिन लाइनें जो है वो लगना शुरू हो गई थी और लोगों से बात। अच्छा सोलंकी साहब, ये थे सोलंकी साहब बड़े एक अहम, क्योंकि आपने पहले कहा कि जब आप आए आपने ये मनसब संभाला तो आपका एक टारगेट था, आप लोगों की एक डायरेक्शन थी कि आप लोगों ने शफाफ इंतखाबात करवाने। कौन सा ऐसा लम्हा था जहां आपको खुद एक दफ़ा सोचना पड़ा कि जी कुछ ना कुछ हालात, क्योंकि कल का जो अफसोसनाक एक वाक़या बलूचिस्तान में रूनुमा हुआ, पशीन और ख़ास तौर पर जो खानोज़ई का वाक़या था, 26 के करीब उसमें लोग उसमें लुक़मा अजल बन के शहीद हो गए। तो कहाँ आपको कोई ऐसा लम्हा लगा कि नहीं यार शायद अब हमें कोई असर नौ जायज़ा लेना पड़े? हमें कोई शक व शुबा किसी मरहले पर भी नहीं था, लेकिन ऐसे लम्हात आते हैं जब आप सोचते हैं कि अब क्या करें। मिसाल के तौर पर सेनेट के फ्लोर पर जब 12 सेनेटर्स एक करारदाद ले आए और चेयरमैन सेनेट ने मुझसे पूछा कि वज़ीर साहब आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे और ये करारदाद आ गई है, तो आप तो इस करारदाद की मुखालफत नहीं करेंगे ना जिसका मकसद इलेक्शन का इल्तवा है। तो मैंने कहा करेंगे। तो उन्होंने पूछा क्या करेंगे, मैंने कहा जी हम इस करारदाद की मुखालफत करेंगे। हाँ। और मुझे जब मैं बाहर निकला तो हमारे जो सहाफ़ी दोस्त थे उनके चेहरे पर खुशी थे कि मैंने
नहीं किया। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, एक गुजारिश ये है कि आपकी हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि आपने जो है वो इंतखाबात जो आपकी ज़िम्मेदारी पहली वो आपने पूरी कर दी और वो इंतखाबात हो गए, लेकिन जो आपने वक्त गुजारा कैबिनेट का, तो ऐसे जो फैसले जो आप फ़ख्रिया बता सकते हैं कि आपकी हुकूमत ने इस निगरान में मुख्तसर वक्त में किए, और ऐसे फैसले जो नहीं करने चाहिए थे या गैर मकबूल फैसले भी? जी देखिए, हर फैसला जो है वो किसी के फ़ायदे में होता है और किसी को नुकसान भी पहुंचता है। जिनको नुकसान पहुंचता है वो उसकी मुखालफत करते हैं। मिसाल के तौर पर जो गैर मुल्की तारकीन वतन जो कि बग़ैर किसी दस्तावेज़ और सबूत के मुल्क के अंदर मौजूद थे या हैं, उनके इनखला का जो फ़ैसला था वो मुश्किल फ़ैसला था, और उस पर अमल दरामद करवाना वो भी बहुत सारे लोगों को खदशे थे कि ये करवा नहीं पाएंगे, ये पता नहीं कैसे इन्होंने कर लिया है, इस पर तो अमल दरामद हो नहीं पाती। हाँ, बैनुल अक़वामी भी, मुल्क के अंदर से भी कई जमातों ने और अफराद ने, ग्रोहों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन हम समझते थे कि ये मुल्क जो है ये एक ओपन बॉर्डर चरागाह नहीं है कि जिस दुनिया के मुल्क के लोग आएँ बग़ैर किसी दस्तावेज़ के, बग़ैर वीज़ा के आएँ और चले जाएँ, और हमारे मुल्क के दस्तावेज़ात और पासपोर्ट और शनाख्त कार्ड बनवा के दंदनाते फिरते रहें। ये कोई जदीद रियासत इस तरह से कायम नहीं रह सकती। तो ये एक मुश्किल फ़ैसला था। अभी 6 लाख से ज़ायद लोग जो है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो ये कोई और हुकूमत क्रेडिट गोज़ टू निगरान सेटअप। अच्छा, एक मिनट साहब, ये जो आप एक बात बड़ा अहम थी, आप क्योंकि हम आपका तजर्बा और आपका एक्सपीरियंस जो है वो आवाम के सामने और अपने देखने वालों के सामने रखना चाहते हैं। आपका ताल्लुक भी अहले सहाफ़त से, आपने बहुत काम, आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं, आपने एक न्यूट्रलिटी हमने देखी, आपने अपने कलम का बाकायदा तौर पर उसको आब जमजम से सच्चाई के धोकर आपने लिखा, उस पर हम भी आपके लिए बात करते रहे। जो इंटरेक्शन आपका रहा सहाफ़ियों के साथ, प्रेस क्लब के साथ, कौमी प्रेस क्लब के साथ, क्योंकि सियासतदान तो फेस करते हैं, क्रिटिसिज्म भी फेस करते हैं, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी और फिर एक वज़ीर के भी आपको ये क्रिटिसिज्म कैसा फील किया आपने? देखिए, एक वक्त में आप दीवार के उस तरफ थे, अब दीवार के अंदर आ गए, तो जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ जो है वो आपको तल्ख और सख्त सवालात का सामना करना पड़ता है, और आपको मुस्कुराहट के साथ उनका खंदा पेशानी के साथ करना चाहिए। यही एक सबक है। कई दफ़ा आपको सवाल करने वाले को भी पता होता है कि मैं गलत सवाल कर रहा हूँ, और आपको भी पता होता है कि सवाल जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन मुस्कुराकर उसका जवाब देना ये खासा मुश्किल अमल होता है। वैसे सोलंकी साहब, आप लोगों की इजाज़त से, जुल्फिकार साहब की इम्पोर्टेंस भी सर बलूचिस्तान से खुसूसी तौर पर हमारे पास। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो जर्नलिस्ट को ये पता होता है कि कोई सवाल क्या कर रहा है और किस तरह, और सवाल करने वाले को भी मेरे सामने जर्नलिस्ट है और क्या जवाब देगा। लेकिन आपने एक आपका तजर्बा था कि कैबिनेट में आप आए और न्यूट्रल प्लेयर की तरह आपने काम किया। साफ़ी को आना चाहिए, किसी ऐसे काम में हिस्सा लेना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ या कैसा तजर्बा रहा, या तो शहजादा साहब को इरादा भी रखते, मैं ऐड कर दूँ। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ये एक पथराई हुई, एक फासलाइज्ड किस्म की सोच है कि आपने किसी एक पेशे का इंतखाब किया तो वो एक ऐसी शादी है जिसमें तलाक नहीं होती। अहम बात ये नहीं है। दुनिया भर में, अमेरिका में देखें, एक सहाफ़ी होता है, फिर अगले रोज़ जो है वो वाइट हाउस का तर्जमान होता है, अगले रोज़ जो है प्रेस सेक्रेटरी होता है, एडवाइज़र होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है, फिर किसी कारपोरेट बॉडी के बोर्ड पे होता है। तो ये अहम नहीं है। अहम ये है कि जो काम भी कर रहे हैं आप उसके साथ कितने सच्चे हैं, यस। कितना आपने वहाँ पर बैठकर क्या किया और किसके लिए किया। तो मैं नहीं समझता कि एक वज़ीर अगर सहाफ़ी बन गया तो उसके बाद जो है वो कोई और काम नहीं कर सकता। हो सकता है तो अच्छा, अगर इसको इस तरह पूछ लिया जाए कि आपकी सहाफ़त ने आपकी इस मिनिस्ट्री को कितना सपोर्ट किया? ज़िंदगी के जो तमाम तजुर्बात हैं वो आपको आपकी मदद करते हैं।
मेरा अदाकारी का तजुर्बा है, मेरा माशाल्लाह। अदब का तजुर्बा है, मेरा भिखारी, म्यूजिक का बिल्कुल। तजुर्बा है, All-rounder है। सहाफत का है। ये सारे तजुर्बात आपकी मदद करते हैं। नहीं तो आप तो क्वालिफाई हो गए हैं आप एक किताब लिखने के लिए, इसका मतलब हाँ, फिर आप एक नहीं, किताब इससे लिखेंगे। पहले लिख सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा एक इनका जो पॉइंट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो इसमें हमें फ़र्क करना। एक है केयर टेकर सेटअप, जो न्यूट्रल सेटअप है, और वो न्यूट्रल सेटअप का मकसद ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली आए हैं और उनका मकसद है इंतखाबात का इनेकाद करना। मैं समझता हूँ कि इसमें ऑब्ज़र्वर के तौर पे या किसी के साफ़ियों को शरीक होना चाहिए। ये उन दूसरी सियासी हुकूमतों से मुख्तलिफ है कि जहाँ पे जिस तरह अब इंतखाबात होने जा रहे हैं आगे चल के, तो ये भी एक फ़ाइन लाइन है जो हमें देखनी चाहिए। इसके अंदर लेकिन मैं इसमें एक ये सर भी बड़ी समझता अहम हूँ। चीज़ है, क्योंकि सोलंकी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं हमें बड़ी खंदा पेशानी से सवालात का सामना करना चाहिए। और जो हमारा फोर्थ पिलर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वक्त एक स्मूथ ट्रांजैक्शन को, इस वक्त एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, और ये अनफॉर्चुनेट ऐसा हमने देखा है कि हम स्पेशलिटी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। सोलंकी साहब ने बड़ी अहम बात की कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जिस तरीके से इंतखाब किया, सोलंकी साहब ख़ास तौर पर हम सिंधी साहब की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, ये बड़ा एक अहम फैसला था। क्योंकि जब तक आप उन लोगों को जो अपने शोबाजात में महारत रखते हैं, जब आप उनको कोई पोर्टफोलियो देते हैं, इट्स कॉल्ड मेरिट। हमारा सबसे बड़ा मसला है मेरिट का। हम करप्शन की बात बाद में करेंगे, मेरिट को बहाल करें। करप्शन का रूट काज भी यही है। नाजिया, आपकी तरफ हमने आना है, बताइए क्या है आपके पास? जी जनाब, एक तरफ हमारे नुमाइंदों के साथ हमारा इंटरेक्शन, दूसरी जानिब हमारे मेहमानों के जानदार तज्ज़िये और तीसरी जानिब इंफॉर्मेशन देने का सिलसिला भी जारी और सारी है। इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ कौमी और सूबाई असम्बली की उम्मीदवारों के हवाले से, सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं, अगर मैं उस हवाले से बात करूँ तो ये तादाद बन रही है 6031। आज़ाद उम्मीदवार इसमें हैं 12062। ये सूरत हाल है कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की। इलेक्शन 2024 सूबाई असम्बली की नशिस्तों की कुल तादाद, पंजाब की अगर बात करूं तो 6710, सिंध की अगर बात करूं तो 2888, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो 1834, जबकि बलोचिस्तान की बात करूं तो 1273 बन रहे हैं। ये है सूबाई असम्बली की नशिस्तों की कुल तादाद। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो सूबों में कौमी असम्बली की जो नशिस्तों की तादाद है, पंजाब में ये तादाद ठहरी 141, सिंध में ये तादाद है 61, खैबर पख्तूनख्वा में 35, जबकि बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो ये तादाद बन रही है 16। सूबों में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हैं वो दी जा सके। अपना वोट आपने लाजमी कास्ट करना है और एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। सूबों में कौमी असम्बली की जो नशिस्तों की तफसीलात हैं वो अब आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि आपको तमाम वो मालूमात दें जो एज अ वोटर आपका जानना हक है और आपको पता होना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। बलोचिस्तान असम्बली का डिस्प्ले इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, जिसमें जनरल नशिस्तों की अगर बात करूं तो वो है 51, मजमूई नशिस्तें इसमें हैं 65। इलेक्शन 2024 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के होने वाले ये 12वें इलेक्शन है और क्या सूरत हाल है ये गाहे बगाहे हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल। जनरल नशिस्तों की अगर बात करें तो ये तादाद है 115, मजमूई नशिस्तें 145। इलेक्शन 2024 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अहवाल हमने आपके सामने रखा। अब चलते हैं पंजाब असम्बली की जानिब। जनरल नशिस्तों की अगर बात करूं तो वो बन रही हैं 297, मजमूई नशिस्तें हैं 371 यानी कि 371। ये तमाम तर सूरत हाल है जी इस वक्त जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सिंध असम्बली की जानिब बढ़ते हैं जनाब। तो अगर हम बात करते हैं जनरल नशिस्तों की तो ये तादाद बन रही है 130, मजमूई नशिस्तों की अगर बात करते हैं तो वो बनती हैं 168। इलेक्शन 2024 ये तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अपने मेहमानों की जानिब आपको वापस ये चलते हैं क्योंकि मैं भी चाहूँगी कि तज्जिए में सुनूँ और देखूँ कि क्या होने वाला है आज के दिन। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। नाजिया खान बड़ी आज एनर्जेटिक और फुल ऑफ एनर्जी हैं और सुबह से हमारे साथ हैं। नाश्ता भी बहुत कम किया है, आपको नाश्ता भी मिलेगा नाजिया, बहुत अच्छा नाश्ता मिलेगा जी। शादिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बड़े सख्त सवाल हो गए, अब मैं चूँकि आपको अभी जाना भी है, आपने कहा हमने बहुत कीमती वक्त ले लिया है। इन अ लाइटर नोट, बहुत जिम्मेदारियाँ निभा ली, दिनों रात आपने मेहनत की, अभी क्या प्लान है आपका? घूमने सर गैर रिवायती सवाल। उसका सही जवाब ये है हाँ। कि मैं घर जाऊंगा अच्छा। और अपनी अहलिया
और अपनी बिल्लियों से पूछूंगा कि वो उनका क्या मशवरा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। आपको क्रेडिट हम देते हैं, बल्कि हमें देना चाहिए। निगरान हुकूमत और बिलखुसूस वजारत इत्तलात और नशरियात फ्रंट लाइन, बल्कि एक सोल्जर की तरह आपने काम किया, अपने वादे को वफा किया। सियासतदानों को भी इसी तरह वादों को वफा करना चाहिए। जो बोले, जो वादा करें उसे वफा करें, चट्टान की तरह खड़े हों। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने जज्बात, अपने एहसासात शेयर किए, वोट कास्ट किया। ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आम है नाजरीन कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। शाजिया, बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल हमें नज़र आई। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, डिस्कशंस बढ़ती जाएंगी। हमारे साथ इतना बड़ा ह्यूज पैनल मौजूद है, इलेक्शन सिटी का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क की तारीख का जो है अहम तरीन जो इलेक्शन कहें, क्योंकि बड़ा ही हसास नोयत का रहा है ये डॉक्टर साहब, और यकीनन हमें लोगों को मतलब मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि निकले घर से बाहर, अपना वोट कास्ट करें। ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपका हक भी है, और आपकी इस मुल्क के लिए जो है वो एक कंट्रीब्यूशन भी है। बल्कि शहजाद साहब आपकी तरफ हम फिर दोबारा आते हैं। शहजाद साहब, ये बताइएगा, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, ये गिले शिकवे अक्सर रहे हैं बलूचिस्तान में कि आप खुश्क कोसारों के जो बासी हैं वो सरसब्ज़ और शादाब वादियों में आके खुश्क कोसारों के मसाइल को भूल जाते हैं। इस कंटिन्यूटी को कैसे ख़त्म किया जाए? क्या ये तासुर ठीक है कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हकीकी नुमाइंदे जब मुंतखब हो जाते हैं, पोर्टफोलियो होता है, प्रोटोकॉल होता है, तो भूल जाते हैं? क्या ये सही तासुर है? देखिए, तासुर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये मानना भी पड़ेगा कि 10-15 साल से या 20 साल से बलूचिस्तान को तवज्जो दी गई है। जाहिर है अभी लोग चाहते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा मिल जाए, वो शायद जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब 1997 के इलेक्शन के बाद उन्होंने अपनी पार्टी की अक्सरियत थी, उन्होंने सरदार अख्तर मैंगल को कहा कि नहीं आप चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है ना, देखिए 2013 में उनके पास उन्होंने डॉक्टर मालिक को कहा कि आप करें 2.5 साल के लिए, आप उसको वो करें। तो मकसद ये है कि कुछ, और उनके हाथ में थमा दिया, अभी कर लें जो आपने करना है, ठीक है ना। और उनको वफाकी हुकूमत ने पूरा सपोर्ट दिया, ठीक है। अब गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन ये है कि इस हद तक तवज्जो दी गई। फिर आप ये देख लें, वज़ीर आज़म मरूम मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, ठीक है, चेयरमैन सेनेट 6 साल के लिए, 6 साल तक, वरना बलूचिस्तान का कोटा ये था डिप्टी चेयरमैन हमेशा जो है वो रहता है, लेकिन ये है कि चेयरमैन सेनेट भी आए। और उसके बाद अभी निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं। तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के पास बड़ी लिमिटेड वो होती है कि वो कोई ऐसे फैसले नहीं कर सकते हैं कि अपने सूबे के लिए करें, तलाफी करने के लिए वो वहाँ से नुमाइंदगान जो है। बल्कि एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि निगरान वज़ीर आज़म ने एक काम ये किया कि पिछले साल 8.5 लाख लोग स्किल डेवलपमेंट के तहत मुल्क से गए हैं, बलूचिस्तान से सिर्फ 4,000। तो इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा एक फोकल पर्सन अमजद रशीद साहब को मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि तमाम ये जो जितने डिपार्टमेंट थे उनको ये कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये 20,000 30,000 जितना है 20,000 रजिस्टर हुए हैं, उसमें से 20 या 25,000 जो है वो भिजवाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जिसके हाथ में जितना है वो आता है, जितनी वो कर सकता है वो करे। भी अपनी कैपेसिटी में रह के हमारे साथ किस्वर क्लासा साहब जो है वो इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। किस्वर क्लासा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं जी, वेलकम। हम अपनी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजिया बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, बड़ी ही खुशाइद बात है कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों में इस वक्त आवाम बड़ात में घरों से निकल आए हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, लंबी लंबी कतारें हैं। हमारे नुमाइंदे हमें बाखबर रखे हुए हैं और हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 12,85,85,000 से ज़ायद आवाम है वो भरपूर तरीके से अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। बहुत बड़ी तादाद इसमें ख़वातीन की भी है। यकीनी तौर पर बीइंग खातून मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई हूँ कि हमारी ख़वातीन भी जो है वो भरपूर हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरियार बट मौजूद हैं गुजरावाला से। मैं बड़ी बेताब हूँ वहाँ जानने के लिए कि क्या इंतखाबी अमल है। ओवर टू यू शहरियार, क्या सूरत हाल है पोलिंग बूथ पर, क्या माहौल आप देख रहे हैं?
पूरे मुल्क की तरह गुजरांवाला में भी पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गुजरांवाला के 5 कौमी और 12 सूबाई हलकों में से कुल 27,81,127 वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 15,19,045 मर्द वोटर्स जबकि 12,62,082 ख्वातीन वोटर्स शामिल हैं। पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो कुल 1736 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 674 मर्द, 644 ख्वातीन और 418 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 5,400 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और वोटर्स की बात की जाए तो आज मौसम भी खुशगवार है और वोटर्स का भी पोलिंग स्टेशन पर जो आमदोरफ्त है वो जारी है। लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, बड़ा पुरअमन माहौल है, खुशगवार माहौल है। लोग आज अपना वोट कास्ट करके अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, हम आपसे जानते रहेंगे कि क्या तफसीलात हैं। जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता, हम अपने नाजरीन के साथ हैं और नाजरीन हमारे साथ हैं राना कैसर हमें पसरू से ज्वाइन कर रहे हैं। राना, ओवर टू यू। इंतखाबी अमल के हवाले से बताइएगा, क्या पोलिंग वक्त पर शुरू हुई, क्या माहौल देख रहे हैं, खवातीन की तादाद कैसी है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दें हमें। पसरूर के हल्का N72 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए गहमा गहमी की तो सुबह को टाइम सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने के बावजूद कई पोलिंग स्टेशन पर मर्द वोटर की निस्बत खवातीन वोटर की तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि N72 दो सूबाई हलकों PP 48 और PP 49 जो तहसील की 34 और सिटी की 26 वार्ड पर मुश्तमिल हलका है, जिसमें मजमूई तौर पर 6 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर शामिल हैं। अगर जब बात की जाए पोलिंग के दौरान अमन व अमान की तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राना कैसर, आपका पसरू से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपसे भी गाहे बगाहे हम डिटेल लेते रहेंगे। हमारे एक और नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से, शहरयार डाहरी से बात करते हैं। शहरयार, आप कहां पर मौजूद हैं? शहजाद, और आगाह कीजिएगा, क्या पोलिंग का अमल बर वक्त शुरू हो गया था? और ये भी बताइएगा कि खवातीन का टर्नआउट आप कैसा देख रहे हैं? ओवर टू यू शहरयार। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोनो टेक्निकल कॉलेज कासमाबाद में। हल्का NA 218 और PS 60 ये हल्का है, जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट GDA और दूसरे मेंबरान जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। और पोलिंग के अमल से आगाज़ से ही जो है अमला जो है 8 बजे शुरू हो चुका है। और हैदराबाद की मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि हैदराबाद में 12 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तमाम अमला जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो वक्त पर पहुँच गया और 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया। यूँ यूँ वक्त गुजरता जाएगा, इस तरह जो है वोटर्स बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। यूँ यूँ वक्त गुजरता जाएगा तो उसके साथ साथ जो है पोलिंग के अमल में तेज़ी आएगी और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिना तातुल के जो है ये पोलिंग जो है जारी रहेगी इलेक्शंस 2024 की। जी, बहुत शुक्रिया शिराज अली डाहरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरयार बट गुजरावाला से हमें ज्वाइन किया उन्होंने, राना कैसर ने हमें ज्वाइन किया पसरूर से, जबकि शिराज अली डाहरी हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। पाकिस्तान के कोने कोने में इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं लम्हा बलम्हा मुस्तनद खबर। फिलवक्त चलते हैं अपने मेन स्टूडियो की जानिब। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, वेलकम। बहुत शुक्रिया नाजिया, और आपको गाए बगाए हम जहमत देते रहेंगे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ही के पास हैं। इस वक्त हमें मेहमान ने ज्वाइन किया है किस्वर क्लासर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आप तजिया निगार हैं तो यकीनन आपकी एक्सपर्टीज से हम फ़ायदा भी लेंगे। सर, किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है एक जनरल इलेक्शन से, और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है स्पेशली इस इलेक्शन को लेके, आप केयर टेकर गवर्नमेंट की मुआवनत को किस तरह देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात को किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे को थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने केयर टेकर सेटअप की बात की है, वैसे इनका काम तो सिर्फ था इलेक्शन करवाना, वो सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने इस्तेहकाम लेके आए हैं ये लोग, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डॉलर्स कहाँ पे पहुँचा हुआ था। एक केयर टेकर सेटअप की जिम्मेदारी भी नहीं थी कि आपने इस चीज़ को देखना है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो लोकल करेंसी है उसके अंदर इस्तेहकाम, और दूसरा इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर है आज एक बहुत बड़ा दिन है, उसके हवाले से बात करें कि जिस तरीके से
इन लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। बस हम ये देखें कि आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर जब इन लोगों ने केयर टेकर सेटअप आया है तो वो दोनों एक्टिव थी, वहाँ दूसरे तीसरे दिन धमाके ये वो। तो एक चीज़ और भी थी कि शायद ये लोग इलेक्शन का इनकाद पॉसिबल ना कर सकें, तो इनकी अप्रिसिएशन ज़रूर बनती है केयर टेकर सेटअप की। दे डिड वंडरफुल जॉब एज वेल। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि एक ट्रांजिशन होती है फ्रॉम एक डेमोक्रेटिक सेटअप को आपने आगे लेके चलना होता है, तो एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। क्लास साहब कंटिन्यू हमने करना है क्योंकि आपने बड़े जिगरे की बात की है कि इक़्तिदार की मुंतकिली एक बड़ा जिगरा है। बहुत और अब हम, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं ब्रेक लेना नाज़रीन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, हमने न्यूज ब्रेक लेनी और ब्रेक के बाद आपने कहीं जाना नहीं क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन सिटी में हम मौजूद हैं और हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।